नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड आंदोलन की। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में झारखंड की जमीन पर अपनी पहचान को लेकर एक भावना तो थी, लेकिन वो न बिखरी हुई थी। तो ये कहानी है कि कैसे वो अलग अलग चिंगारियां एक साथ आईं और एक संगठित राजनीतिक आंदोलन बन गई। मतलब एक आवाज ने अपना आकार कैसे लिया। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो आंदोलन था ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट से बहुत बहुत पहले इस जमीन पर असंतोष और विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये कोई नई फीलिंग नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि सदियों से चली आ रही एक पीड़ा थी जो अब बस एक नई शक्ल लेने वाली थी। और बस यही वो मोड़ था जहां सब कुछ बदलने वाला था। अब बात सिर्फ अलग अलग विद्रोहों की नहीं रह गई थी। असली चैलेंज तो ये था कि इन सभी बिखरी हुई आवाजों को एक साथ कैसे लाया जाए, एक मजबूत ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कैसे खड़ा किया जाए। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। जो आवाज अब तक सिर्फ जंगलों और गांवों तक ही सीमित थी, वो अब देश के पॉलिटिकल कॉरिडोर, विधानसभाओं में गूंजने की तैयारी कर रही थी। कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो रहा था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस आंदोलन की पहली नींव आखिर रखी कैसे गई। बात है साल 1920 की, जब कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड आदिवासी युवाओं ने मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाया। ये एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट था। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि शुरुआत में उनका मकसद कोई अलग राज्य बनाना नहीं था। उनका फोकस था अपने समाज के लिए बेहतर शिक्षा, सोशल रिफॉर्म्स लाना। वो मतलब सिस्टम के अंदर रहकर ही बदलाव चाहते थे। लेकिन बहुत जल्द सुधार की ये मांग एक अलग पहचान की मांग में बदलने वाली थी। देखिए, सिर्फ 18 सालों के अंदर अंदर सोच में कितना बड़ा बदलाव आया। जहां 1920s में फोकस सामाजिक और शैक्षिक सुधार पर था, वहीं 1938 में आदिवासी महासभा के बनने के साथ ही लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब उन्हें एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल छलांग थी। लेकिन देखिए, किसी भी स्थानीय आवाज को एक नेशनल स्टेज तक ले जाने के लिए एक चेहरा चाहिए होता है ना? तो आंदोलन को भी अब एक ऐसे ही चेहरे की तलाश थी, जो उनकी मांग को दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सके। तो सवाल यही था कि वो कौन होगा, इस आवाज को राष्ट्रीय नेतृत्व आखिर कौन देगा। और फिर एंट्री होती है जयपाल सिंह मुंडा की। जरा इनकी शख्सियत देखिए। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, 1928 में भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान, और फिर सीधे भारत की संविधान सभा के सदस्य। इतने बड़े कद के नेता के आने से इस आंदोलन को वो क्रेडिबिलिटी, वो ताकत मिली जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका ये कहना कि आदिवासी समाज को सम्मान और स्वशासन मिलना चाहिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनका कोर बिलीफ था। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने संविधान सभा में आदिवासी अधिकारों की जबरदस्त वकालत की। उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन के आइडिया को एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बना दिया। तो एक बार फटाफट से इस सफर को रिवाइंड करते हैं। 1920 में एक छोटे से समाज से शुरुआत हुई। 1938 तक आते आते एक साफ राजनीतिक मांग बन गई, और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब तक ये एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी थी जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 1947 के बाद का दौर ये उम्मीदों से भरा था, लेकिन इसमें निराशा भी थी। फिर आया साल 1955, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। उसके सामने अलग झारखंड राज्य की मांग रखी गई, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया, और इसके दो बड़े कारण दिए गए। पहला कि इसका कोई एक स्पष्ट भाषाई आधार नहीं है, और दूसरा, इस इलाके की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सवाल उठाए गए। जाहिर है, ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये अस्वीकृति एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल संघर्ष की शुरुआत थी। और यहीं पर ना इस आंदोलन की असली ताकत नजर आती है, इसकी जबरदस्त रेजिलियंस। हार मानकर बैठने के बजाय आंदोलन ने उस वक्त की नई राजनीतिक सच्चाई के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर दिया, और यहीं से संघर्ष का पूरा रास्ता ही बदल गया। अब यह आंदोलन सिर्फ सामाजिक हक की लड़ाई नहीं रहा, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मैदान में उतरने की तैयारी थी। एक ऐसा कदम जो इसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था।
तो सवाल ये उठता है कि इस नई राजनीतिक लड़ाई का अंजाम क्या हुआ और झारखंड पार्टी का वो दौर आखिर कैसा रहा। देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिवाइन स्टडी के YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबा के कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखें। धन्यवाद।